हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की थी, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या बात कर ली थी कि ऑफ़र क्या होता है, उसके टाइप्स की बात कर ली थी। 6 टाइप्स के बताए थे ना, जनरल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र, ऑफ़र होता है क्या, ये भी बताया था कि इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, ऑफ़र नहीं है। उसमें आपको ऑफ़र दिया जाता है कि आप ऑफ़र उसमें करें। जैसे कि आपको मेनू कार्ड दिया जा रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो क्या है, आपको ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप उनको बताएं कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी एक्सेप्टेंस ऑफ़र। एक्सेप्टेंस, जो ऑफ़र जिसने दिया और किसको दिया, उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कम्युनिकेशन, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना है। फोर्थ पॉइंट था कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, ऑफ़र का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर की तरफ से कब कंप्लीट हो जाता है, ऑफरी की तरफ से कब कंप्लीट हो जाता है। ये डिटेल में पढ़ा था। और लास्ट में पढ़ा था हमने रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को रिवोक कब कर सकते हैं, उसको ऑफर देने से पहले रिवोक कर सकते हैं। अच्छा सा चार्ट बना के आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पढ़ लिए थे। अब इसमें है ना, जो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन का रिवोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको दिखेगा एग्जाम में, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। आगे बढ़े, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2H। यहाँ पे सेक्शन की बात कर ली। कम्युनिकेशन का सेक्शन 3 था, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है 4 था। रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कब था 5 था। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शुरू से ही बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है, किसी ने ऑफर दिया किसको, दूसरे पर्सन को, और उसने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट पे अगर लॉ का ठप्पा लग गया, अगर वो लॉ का ठप्पा उस पर लग गया, तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ। अब हम कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो फिर आप कहोगे कि आपने वैलिड क्यों लिखा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। बाकी सेकंड एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइडेबल होता है और एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब भी क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका सेक्शन ध्यान रखते हैं ना, सेक्शन 10। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, बात हो गई। दूसरा, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बना रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसका सेक्शन है 11। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब हुआ कि वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। कोई पागल आदमी है, अगर उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वो जो पर्सन है कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। इसका सेक्शन 12। मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल का हो जाए। माइनर के साथ बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइड होता है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किसी कानून में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। तो पहला एग्रीमेंट। दूसरा कॉम्पिटेंट पार्टी, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए और किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आ गया कंसीडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन का क्या मतलब हुआ कि क्यूड प्रो क्यू, ये कहावत है
इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ए है और ये बी है। तो ए ने बी को क्या किया, अपनी बुक्स दी, तो बी ने इसके बदले में इसको क्या किया, 100 रुपये दिए। तो ए ने बी को क्या दी, बुक्स दी, तो बी ने उसको उसके बदले में क्या दिए, 100 रुपये दिए। तो यही क्या होता है, कंसीडरेशन होता है। मतलब आपको कुछ मिला, उसके बदले में आपने उसको कुछ दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए, अब इम्पोर्टेंट की बात तो ऐसे हो गई, आपका जो एग्ज़ाम 1 हुआ 21 वाला, 2 तो हुआ ही नहीं, 1 ही होके रह गया। इस एग्ज़ाम में पेपर किस लेवल का आया था, उसमें आपको सब कुछ कवर कर लिया उन्होंने। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे बहुत फोकस डालता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कितने क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन। और वो एक्ट इतना बड़ा है, सब लोग उसको रट के चले गए, पता चला एग्ज़ाम में कुछ आया ही नहीं। तो अभी क्या है, अभी एग्ज़ाम का पेपर कैसे चेंज कर रहे हैं, वो लगभग वो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी ये तो कहना, जैसे मैंने PC 26 के लिए फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल को कह रखा है कि भैया इसमें से 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं, आजकल उसमें से आते ही नहीं है। तो अभी एग्ज़ाम का क्या है, मूड माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपको है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अच्छी तरह से कवर करना है। पहले क्या होता था कि आप एक स्पेसिफिक पार्ट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ लेते थे तो उससे एग्ज़ाम पास किया जा सकता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी है ना, जो लगभग पूरा ही सिलेबस एग्ज़ाम में आ रहा है, कहीं से कितने क्वेश्चन, कहीं से कितने क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट तो आजकल कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सारे एक्ट्स पढ़ लो, बिल्कुल रट लो उसमें। कंसीडरेशन हम डिटेल में पढ़ लेंगे। आया समझ में कि ये आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। फ्री कंसेंट, देखिए कंसेंट एक होती है कंसेंट। कंसेंट मतलब कि आप 2 लोग हो, आपको किसी बात पे आपकी सहमति हो गई और उसका सेंस भी क्या है, सेम है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे आगे। लेकिन फ्री कंसेंट क्या हुई कि ऐसी कंसेंट जिसमें है ना, इसका सेक्शन 14 हो गया, जिसमें ये चारों चीज़ें ना हो। ऐसी कंसेंट जो इन चारों के कारण ना हो। अगर कोई भी कंसेंट जिसमें आपको कोर्जन हो, आपको डराया धमकाया गया हो, आपको क्या किया गया कि वही मान लो ए और बी है, तो बी ने क्या किया कि ए के नाम पे घर था, तो बी ने क्या किया, बी ने इसके सर पे बंदूक तान दी कि भाई साइन कर। तो ये क्या कोर्जन हो गया है क्या? इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, आगे पढ़ लेंगे। ये क्या कोर्जन हुआ, इसको डराया धमकाया, इसने डरा धमका के इसने क्या किया, मकान के पेपर्स पे साइन करवा लिए। तो ये कंसेंट क्या हुई, फ्री कंसेंट नहीं हुई। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सेक्शंस है 15, 16, 17, 18, लगातार याद करने अपने को। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि आप पे है ना, जो उसका इतना इन्फ्लुएंस है, उस मतलब आप सामने वाले पर्सन ने क्या इन्फ्लुएंस डाल के कुछ काम करवाया हो। फ्रॉड तो आप जानते ही है, इंटेंसली अगर किसी ने कुछ गलत किया हो आपके साथ, मिसप्रेजेंटेशन मतलब अनजाने में कुछ आपके साथ गलत हो गया हो। ये हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ये सब किसका पार्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है। फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, कंपिटेंट, 5 ही एग्रीमेंट। और 5वां है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उसको वॉइड घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड, आपने कह दिया कि अगर आप ये एग्रीमेंट बनाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो क्या उसको डरा दिया, तो ये किसका पार्ट हो गया, कोर्जन का पार्ट हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। दूसरा मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, चलता रहता है ना आजकल, एक नेता दूसरे नेता के लिए बोलते रहते हैं उल्टे सीधा, तो वैसा अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो। तीसरा कोई पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, जैसे ड्रग्स सप्लाई, ठीक है, कोई दुश्मन देश के साथ हमने वो कर लिया हो, पॉलिसी बना ली हो, कुछ भी मटेरियल सप्लाई करने की कुछ भी, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड हो गया।
चौथा, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग। इनका ये सब तीनों कॉन्ट्रैक्ट है, तीन अलग है। सेक्शन 26 में मैरिज है, 27 में ट्रेड है, 28 में लीगल प्रोसीडिंग है, आगे पढ़ लेंगे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो ये सब क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब आगे हम डिटेल में सब पढ़ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये बातें होनी चाहिए। अब आगे क्या पढ़ लेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टाइप्स हो सारे पढ़ लेंगे। आपको है ना, यहां से पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या जो हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके आएंगे, आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। यहाँ हम इतना पढ़ लेंगे, इसको इतना समझ लेंगे कि आप इसको एक बार वापस पढ़ेंगे ना तो आपको सब ध्यान में आ जाएगा। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया सेक्शन 10। इसके लिए इसेंशियल पार्ट है एग्रीमेंट, कंपिटेंट पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, नॉट एक्सप्रेस, डिक्लेयर्ड बाय वॉइड। ये एग्जांपल्स है, ये भी आप याद रखना, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब हम आगे बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सब की बात डिटेल में करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप देख लीजिए। ये अपने को याद नहीं करना है कि एनफोर्सेबिलिटी के आधार पे, ये तो बस हमने क्या किया है, क्लासिफाई कर लिया है ताकि हमें याद रहे कि कॉन्ट्रैक्ट इतने होते हैं और इस टाइप के होते हैं। एनफोर्सेबिलिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट 4, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। वैलिड पढ़ चुके हैं, वॉइड ये लिखा हुआ, वॉइडेबल आगे पढ़ लेंगे, इलीगल। फॉर्मेशन के आधार पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा, जो वर्ड्स और रिटर्न में हो वो एक्सप्रेस, तो जो वर्ड्स और रिटर्न में हो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बाय कंडक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, जो सेल हो गई, जो सेल हो गई वो तो क्या है, एग्जीक्यूटेड। और जो एग्जीक्यूटरी क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, कि हम फ्यूचर में आपको कोई चीज दे देंगे। ये दो टाइप का, यूनिलेटरल, बायलेटरल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप है, ये अभी सब पढ़ेंगे। 5 मिनट के बाद आपको क्या है, सब कुछ बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार इसको, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ सब्सिक्वेंटली। मतलब ये क्या हो गया, जो लॉ था ना उस वो है ना जो अब इस पे नहीं लग रहा है, वो क्या हो गया, सीज हो गया है। लेकिन कब, बाद में। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि या तो लॉ में चेंज हो गया या फिर क्या हो गया, किसी कोई ऐसी घटना हो गई या फिर कोई लॉ में चेंज हो गया कि जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था वो अब क्या हुआ, वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता है। या एक लाइन में कहे कि ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड था कब, जब इसका फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये क्या हो गया, अब वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, ये वॉइड हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ये केवल हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट है। ये केवल अपने को डिफरेंशिएट करने का, हम पता कैसे कर पाएंगे कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्या कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए वॉर हो गया, तो ए और बी, या फिर ऐसे ले लीजिए, एक तो पर्सन है इंडिया में और एक पाकिस्तान में। तो इन दोनों ने क्या किया था, इसने कहा था कि मैं आपको वूलन सप्लाई करूंगा, ठीक है, वूलन सप्लाई करूंगा। तो इसने क्या कहा इंडिया वाले से कि मुझे आपसे वूलन चाहिए, लेकिन कब, 3 मंथ बाद। एग्रीमेंट हो गया। अब क्या हुआ, अब इस टाइम पे कोई दिक्कत है क्या, इस टाइम पे एग्रीमेंट बना तो ये क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब क्या हुआ, युद्ध हो गया दोनों के बीच में।
तो क्या हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, क्या ऐसा इवेंट हो गया जिससे क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले तो वैलिड था, जब यहाँ पे बना तो वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। क्यों, क्या हुआ, वॉर हो गया। दूसरा, डेथ। मैंने ऐसे कहा कि मैं जो पढ़ यार एक बुक लिख दे मेरे लिए, ठीक है, मैंने ऐसे कहा कि मेरे लिए एक बुक लिख दे, तो ए उस पर क्या हो गया, एग्री हो गया। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या दूंगा, कंसिडरेशन होना जरूरी है ना, मैं तुम्हें एक बुक के 50,000 रुपये दूंगा, तो ए क्या हो गया, राजी हो गया। लेकिन अब इस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कुछ समय बाद ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ हो गई तो क्या इम्पॉसिबिलिटी आ गई, क्या कुछ इवेंट हुआ, इवेंट की क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गई। डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पहले तो वैलिड था लेकिन अब क्या हो गया, वॉइड हो गया। तीसरा, बैन। जैसे अभी प्लास्टिक पे बैन लगा है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लास्टिक सप्लाई का, लेकिन क्या हो गया, लॉ में चेंज हो गया। तो जब बना था तब तो क्या था, वो वैलिड था, लेकिन अब क्या हुआ, आज के डेट में बैन लग गया, कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले बना था। तो ये चेंज से क्या हो गया कि जो लॉ की एनफोर्सिबिलिटी थी वो क्या है, सीज हो गई। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जब बनते हैं तब तो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन बाद में किसी इवेंट या लॉ में चेंज के कारण क्या हो जाते हैं, वो वॉइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख चुके, वार हो जाए या डेथ हो जाए या फिर किसी चीज़ पे बैन लग जाए, तो ये क्या हुआ, ये हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरुआत से भी क्या होते हैं, शुरुआत से भी वो वॉइड रहते हैं, वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको क्या है, ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में तो क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, और बाद में क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। समझ में आया होगा, नहीं आया दोबारा समझ लेना कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया या फिर इवेंट चेंज हो गया। तो जब बना था तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इसकी वजह से वो क्या है, अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, उसको जो लॉ लग रहा था वो क्या हो गया, सीज हो गया। तो इस कारण है ना, जो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस पर क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। वैलिड हो गया, वॉइड हो गया, अब बात कर रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। ध्यान से सुनना कि इसमें भी सेम बात है कि एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सिएबल है लॉ के द्वारा। वॉइड में क्या था, वॉइड में भी जब बना था तब तो क्या था, एनफोर्सिएबल था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो वॉइड हो गया। क्यों, क्योंकि ऐसी कुछ घटना हो गई कि इसके कारण है ना, जो वो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब ये भी क्या है, एनफोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, लेकिन कब है, ऑप्शन पे है। किसके ऑप्शन पे है, एक पार्टी के ऑप्शन पे है। एक तरफ की पार्टी, जैसे ए और बी है ना, तो उसमें एक तरफ की पार्टी के ऑप्शन पे है, लेकिन किसके ऑप्शन पे नहीं है, जो दूसरी तरफ की पार्टी है ना उसके ऑप्शन पे नहीं है। एक तरफ की पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ये एग्रीमेंट है ना जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझना, तब समझ में आएगा कि जैसे ए और बी है, तो बी ने क्या किया कि ए एक आदमी हो सकता है, या फिर इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ए जेड एक्स, ठीक है, ये 2-3 आदमी हो सकते हैं, एक आदमी हो सकता है। तो इनके नाम पे क्या है, कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए 3 लोग थे, तीनों लोगों के नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी थी। तो बी ने क्या किया कि तीनों के सिर पे रखी गन, और ये 10 लाख की जो प्रॉपर्टी थी ना उसको 2 लाख में खरीद लिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कोर्जन कहेंगे। 15, 16, 17, 18 भी बात की थी, डरा धमका के इसने क्या किया, इसको लोअर प्राइजेस पे खरीद लिया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि ये जो एनफोर्सेबल होगा ना वो किसके ऑप्शन पे रहेगा,
किससे डरा धमका के लिया गया है? बी से डरा धमका, ए से डरा धमका के लिया गया है ना। बी ने ए से डरा धमका के लिया है ना, बी ने ए से डरा धमका के लिया है, तो ये ए, जेड और एक्स तीनों से डरा धमका के लिया है ना, तो ये तीनों के क्या होगा? तीनों के ऑप्शन पे होगा। यहाँ पे एक को ही लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो ये ए पे डिपेंड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ना जो वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसके ऑप्शन पे है। अगर ये चाहता, ये किसके ऑप्शन पे है? ए के ऑप्शन पे। ए चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल कर सकता है, रेसिंड कर सकता है, या फिर नहीं भी करे, वो कहे छोड़ो यार, जाने दो, डर के मारे। तो यहाँ पे ए कौन सी पार्टी है? ए है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? परेशान पार्टी। परेशानी किसको हुई है? ए को हुई है ना, ए से तो डरा धमका के लिया है। तो ए कौन सी पार्टी है? एग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे जो वन और मोर पार्टीज कहा गया है ना, वो ए के लिए कहा गया है, और अदर पार्टीज कहा गया है, वो बी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल रहेगा किसके ऑप्शन पे? ए के ऑप्शन पे। किसके ऑप्शन पे? ए के ऑप्शन पे। क्या बी के ऑप्शन पे रहेगा क्या? अरे भाई, बी ने तो इसको लूटा है, बी ने तो इसको लूटा है, इसके ऑप्शन पे, इसके ऑप्शन से क्या फर्क पड़ता है? इस यहाँ पे ऑप्शन किसे? ये है, ये परेशान हुआ है, तो ये चाहे तो है ना जो कह दे जाने दो, जाने दोगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। और ये चाहे तो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेसिंड कर सकता है। तो ये क्या हो गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रह गया, जो किसके ऑप्शन पे रहता है? एक पार्टी के। क्या दोनों पार्टी के ऑप्शन पे है क्या? नहीं है। किसके ऑप्शन पे है? एक पार्टी के ऑप्शन पे है। आया क्या समझ में? वॉइड और वॉइडेबल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे एक पार्टी है, वहां तो वैलिड था, लेकिन किसी रीजन से क्या हो गया था? वो इनवैलिड हो गया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो क्या है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी को डरा धमका के, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशन से, अगर यहाँ पे यही केस है, यहाँ पे तो डरा धमकाया, यहाँ पे ये तीनों फैक्टर्स भी हों, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये चारों फैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये ध्यान रखना, दिखेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में, और कुछ स्पेशल नहीं आने वाला। तो ये चारों के कंडीशन में क्या रहेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? शुरू से ही, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट बना तब से ही क्या है? वॉइडेबल है। अब ये ए पे डिपेंड करता है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, परेशान पार्टी, उस पे डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या फिर खत्म कर देना है। आई बात समझ में? एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेम कंडीशन है। बी ने क्या किया कि ए मना रहा था क्या? 1 जनवरी, ये तो जश्न मना रहा था, और बी ने क्या कर लिया? गन पॉइंट से वही कर लिया, क्या है? वही प्रॉपर्टी पे क्या साइन करवा लिया, 10 लाख की पे 2 लाख की। और अब बी ने क्या किया? ऐसे साइन करवा लिया, और इसको क्या 10 तारीख को बेच दिया सी को। मुद्दा समझना कि बी ने 1 तारीख को तो साइन करवाया, 10 तारीख को सी को बेच दिया, तब क्या सी उसका मालिक हो जाएगा क्या? ये पॉइंट है। तो अगर है ना, जो इसमें जो ए है, परेशान पार्टी क्यों, कौन है? ए। अगर ए ने है ना जो 10 तारीख को जब बी ने सी से बेचा, इसके पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? अगर कॉन्ट्रैक्ट को उसने रेसिंड कर दिया, अगर ए ने क्या कर दिया? 10 तारीख के पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दिया, तो सी ओनर नहीं बनेगा। और अगर ए ने के यहाँ पे क्या लिख रहा है? इफ ए डोंट रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर 10 जनवरी देन सी ओनर है। ए ने क्या किया कि जब बी ने सी को बेचा, तो उसके पहले ए ने क्या किया? वो कहा कि छोड़ो, जाने दो, और इसने क्या किया? बी को सी को बेच दिया, तो अब सी इसका क्या हो जाएगा? ओनर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकता है? ए उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ए सी का क्या है? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर 10 तारीख के पहले 8 तारीख को अगर ए ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? रेसिंड कर दिया, फिर बी ने 10 तारीख को सी को बेचा, तो सी उसका ओनर नहीं होगा। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर है ना जो ये बी ने सी को बेचा, उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कैंसिल करवा दिया, तो बी ओनर नहीं होगा, और अगर नहीं करवाया तो नेक्स्ट वाला जो सी है वो ओनर होगा। आया होगा समझ में? कोई कंफ्यूजन मुझे लगता नहीं है होना चाहिए। वापस से समझ लेना कि ये एनफोर्सेबल किसके पे है? एक पार्टी पे। किस पार्टी पे? एग्रीव्ड पार्टी पे। ये चाहे ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है, ये इस पर डिपेंड है। ये कहे छोड़ो, जाने दो, इतना पैसा है, कहाँ इन गुंडों के मुंह लगेंगे, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? वो वैलिड रह जाएगा। लेकिन ये किसके ऑप्शन पे है?
एक के ऑप्शन पे है। एग्जाम्पल आपको समझ, और ये चारों कंडीशन जहां आती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, वॉइड नहीं रहेगा, ध्यान देना। एनफोर्सेबिलिटी में लास्ट टाइप पढ़ेंगे हम इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जो लॉ ने क्या है पहले से मना कर दिए हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ड्रग्स की सप्लाई मना कर रखा है, करोगे तो आपको क्या होगा, तस्करी होती है, ये सबके लिए क्या होता है, मना होता है। जो भी कहा लॉ ने कहा है कि आपको नहीं करना है वो आप कर रहे हो। किसी स्टेट में जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी स्टेट में विस्की है उसके पे बैन लगी हुई है, अगर बेच रहे हो तो लॉ ने मना किया है वो कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी क्या हो गया इसका मतलब, जैसे एनिमी के साथ आप पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हो, अगर वो अपना शत्रु है तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, जो या तो लॉ ने मना कर दिया हो या पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट हो या फिर इमोरल हो, वो सब कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये पॉइंट याद रख लेना कि जितने भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब वॉइड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वैसे ही जितने भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड होते हैं। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सारे इल्लीगल नहीं होते। मतलब ऐसे बना लो आप, ये तो क्या है, वॉइड है, ये तो छोटा सा डब्बा तो क्या वॉइड है, और ये क्या है, इल्लीगल है। नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ये तो इल्लीगल है और ये क्या है, वॉइड है। मतलब जितने भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होंगे, ये सिलोजिम होते थे ना पहले, एसएससी में पढ़ा होगा आपने सिलोजिम, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर स्काई। तो जितने भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। लेकिन ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, इल्लीगल नहीं होंगे। जैसे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरह का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन ये वॉइड कब से होता है, शुरुआत से होता है, जिसको एक वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से वॉइड है ये। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या पढ़ा था कि वो क्या था, हमने क्या पढ़ा, वैलिड था वो, बाद में क्या हुआ, वॉइड हुआ। लेकिन इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरुआत से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। अब डिफरेंस देख लीजिए वॉइड और इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या इल्लीगल है, क्या नहीं है, पहले ही बता चुका हूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सारे वॉइड इल्लीगल नहीं होते हैं। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो इल्लीगल, फॉरबिडन लॉ ने मना किया था क्या, वो हमने क्या किया था, बुक लिखने के लिए कहा था। मैंने एक पर्सन को कहा था ना कि बुक लिख दो, मैं 50,000 दूंगा, लॉ ने मना किया था क्या। प्लास्टिक पे बैन हुआ, बैन होने के बाद मना किया, पहले लॉ ने मना नहीं किया था ना। तो क्या है, लॉ ने मना किया था, नहीं किया था, इसमें क्या लॉ पहले से ही मना कर रहा है। फनिशमेंट, इसमें कुछ फनिशमेंट है क्या, नहीं मिलेगी भाई, बुक छापने के लिए कह रहा हूं मैं। या फिर युद्ध के पहले हमने कोई बात की थी बिजनेस की, तो यहाँ पे कोई फनिशमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, फनिशमेंट है। और इनके जो कोलेटरल एग्रीमेंट होते हैं, आगे पढ़ लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। इसमें वॉइड में ये जरूरी नहीं हो कि जो कोलेटरल हो वो भी वॉइड हो, लेकिन इसमें इल्लीगल में क्या होता है कि जो कोलेटरल एग्रीमेंट होता है ना, वो भी क्या होता है, वॉइड होता है। इसमें क्या होता है, इल्लीगल में कोलेटरल एग्रीमेंट भी क्या होता है, वॉइड होता है। तो ये हमने चारों एग्रीमेंट पढ़ लिए, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इल्लीगल, समझ में आया होगा। अभी कोलेटरल एग्रीमेंट की और बात कर लेते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है, उसके आने की संभावना भी बनती है। इससे पहले हम कोलेटरल एग्रीमेंट पढ़े ना, इसके पहले जैसे हमने वॉइड और इल्लीगल में डिफरेंस देखा, वॉइड और वॉइडेबल में भी देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इतना फोकस इसलिए डाल रहा हूँ, इन चीज़ों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। या तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या पूछेगा, वो सेक्शन पूछेगा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड कंसेप्चुअल पूछेगा तो फिर आपको ये क्या है, इतने याद हो जाएंगे ना, आप इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है 2-3 बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार पढ़ा, आपने लिखा, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे ना तो ये फिर आप कभी भूलने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, जिसमें जो एनफोर्सेबिलिटी लॉ की सीज हो गई थी बाद में,
क्यों? क्योंकि कुछ परिस्थिति चेंज हो गई थी। इसमें एनफोर्सिबली लो पे है, किसके ऑप्शन पे है? एक पार्टी पे। कौन सी पार्टी पे? अग्रीव्ड पार्टी पे। ये वॉइड क्यों हुआ? क्योंकि सर्कमस्टेंस चेंज हो गए जो कि पार्टीज के है ना कंट्रोल के बियॉन्ड थे। यहाँ पे ये वॉइडेबल क्यों है? क्योंकि फ्री कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशन के कारण बना है। इसको क्या है, परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मान लीजिए डेथ हो गई या फिर वार हो गया या फिर उस चीज़ पे बैन लग गया तो अब इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये परफॉर्म किया जाना है नहीं किया जाना है किस पे डिपेंड करता है? एग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है। इसमें किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन इसमें एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ये हम पढ़ चुके हैं सभी। यहाँ पे एक हमने दोनों का क्या है, कंपैरिजन किया है। इससे काफ़ी अच्छी तरह से ये हमारे दिमाग में फिट हो पाएगा। अब यहाँ से कोलेटरल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो हमने वॉइड इल्लीगल में भी पढ़ा था, एंड वाला जो पॉइंट था कि कोलेटरल एग्रीमेंट। तो सबसे पहले समझिए कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है कि ए, बी और सी है, मतलब एक मैन एग्रीमेंट है। मैन एग्रीमेंट से जो दूसरा एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है वो क्या है? कोलेटरल एग्रीमेंट है। जैसे ए ने क्या कहा बी को कि तुम सी को मार दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ए ने बी को क्या कहा कि तुम सी को मार दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो क्या है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो ए और बी के बीच बना कॉन्ट्रैक्ट मैन कॉन्ट्रैक्ट है, मैन एग्रीमेंट, और ये क्या है, इल्लीगल है। इसके लिए ए ने क्या किया, ए ने लोन लिया जेड से, एंड ए ने क्या किया, जेड से इस पर्पज के लिए लोन लिया। तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? ये कोलेटरल एग्रीमेंट है ए और जेड के बीच। तो ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा या फिर वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ऑल इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जेड है ना, जो भी उसको रुपीस दे रहा है 1 लाख रुपए, वो ए से क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो इल्लीगल ही है। लॉ ने उसके द्वारा मना किया है तो वो वैलिड तो है नहीं। तो यहाँ पे है ना जो कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन यही आता है कि जो अगर ए और बी के बीच बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल है तो बी और सी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कैसा होगा? तो वो इल्लीगल ही होगा। इल्लीगल नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा, वॉइड होगा। मतलब अगर मैन कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल है तो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, इल्लीगल होगा या फिर वॉइड होगा। आई बात समझ में? जनरली ऑप्शन में वॉइड आपको दिखेगा, तो ये आपको लगाना है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। तो ये हमने बात कर ली एनफोर्सेबिलिटी के आधार पे 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कंपैरिजन कर लिया वॉइड इल्लीगल का, वॉइड वॉइडेबल का, और साथ के साथ हमने यहाँ पे बात कर ली कोलेटरल एग्रीमेंट की। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर्मेशन के आधार पे बहुत ही इजी है ये। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा था या तो रिटर्न में या फिर वर्ड्स में। जैसे राम ने श्याम को फ़ोन किया और बोला कि यार मैं अपना है ना जो घर है वो बेच रहा हूँ 50 लाख में, ठीक है। राम ने श्याम को कहा, श्याम ने क्या किया, ओके मैं ये खरीद रहा हूँ। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन्होंने क्या बात कर ली, या फिर रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ले खरीदने बेचने का, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, जैसे इसका एग्जांपल लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे उतरे और कूली ने क्या किया, कूली ने पिकअप कर लिया आपका लगेज, मतलब आपका लगेज उठा लिया उसने, स्टेशन पे रहते हैं ना, उठा के वो चलने लग गए आगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसने जब उठाया तो उसका क्या, उसने कंडक्ट कर दिया, अपना काम कर दिया। तो हम अगर वो कूली सामान लेके आगे चल रहा है तो हमने क्या कर दिया, हमने उसके साथ बाय कंडक्ट के द्वारा वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ हमारा सामान पहुँचना चाहिए था वहाँ जब वो सामान पहुँचा देगा तो हमें उसको पेमेंट करना है। हम उसको ऐसे नहीं कह सकते कि अरे भाई तूने तो मुझसे पूछा नहीं, तुमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं। ये कंडक्ट के द्वारा उठाया, मतलब उसको पैसे पे करने हैं भाई, उसने काम किया है। इसी में एक टेसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब इसी का एग्जांपल, जैसे आपने
कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम मशीन से। तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी कंडक्ट के द्वारा क्या है, एक एग्रीमेंट हो गया। तीसरा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी का मतलब ही क्या होता है, शूडो। मतलब क्या हुआ इसमें कि दो लोग थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो नहीं चाहते थे, फिर भी बन गया। भाई ऐसे कैसे बन गया, पहले पढ़ लीजिए इसको। कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ आइदर पार्टीज टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेस ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। लॉ ने क्या कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट, लॉ के कारण एग्जाम्पल सुनिए। ए ने बी को क्या है, फ्रूट बास्केट डिलीवर करनी थी, इसके लिए बी ने ए को क्या किया, बी ने ए को 2000 रुपये पे किए थे, लेकिन ए ने क्या बाई मिस्टेकली सी को डिलीवर कर दी। अब सी ने क्या किया, फ्रूट खा गया ये तो, सी कंज्यूम्ड ऑल फ्रूट। देन अब इस कंडीशन में क्या होगा, बी कोर्ट में चला गया, तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, सी को ऑर्डर दे सकता है कि या तो भाई बी को उतने रुपए पे कर दे जितने के फ्रूट्स थे, या फिर वो फ्रूट बास्केट पे कर दे। क्या ऑर्डर देगा, टू पे द अमाउंट और रिटर्न, या तो अमाउंट पे कर दे या फिर वो रिटर्न कर दे। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सप्रेस वर्ड में हो, रिटर्न में हो, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट के द्वारा हो। और क्वेश्चन में क्या होता है, बनना नहीं होता है, लेकिन कोर्ट या फिर लॉ के कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फोर्थ इसमें क्या आता है, ई कॉन्ट्रैक्ट था ना। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, है ना, जैसे ईमेल से कोई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता हो वो क्या हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप था परफॉर्मेंस की बेसिस पे। पहला क्या था, एनफोर्सेबिलिटी के बेस पे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। सेकंड क्या था, फॉर्मेशन के बेसिस पे। क्या था, 3 टाइप्स, 4 थे। पहला इम्प्लाइड, दूसरा, पहला कौन सा था, एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वेसी और चौथा ई कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूटेड, सेल में पढ़ा था, सेल कौन सा एग्रीमेंट होता था, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। मतलब ए ने बी से शुगर खरीदी और बी को कैश पेमेंट कर दिया, तो दोनों की एब्लिगेशंस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस फ्यूचर में होती है। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लीजिए कि ए ने बी से क्या है, शुगर खरीदी, लेकिन किस पे, क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। तो बी ने तो क्या किया, ए को शुगर दे दी, तो इसने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, लेकिन इसकी ड्यूटी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, इसके पास अभी ऑब्लिगेशंस हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटेड में, एग्जीक्यूटरी में, वो क्या होता है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी की तरफ से क्या है, ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग है। दूसरा, इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को क्या कहा कि मैं अपना घर तुझे 10 लाख रुपए में बेचूंगा, तो बी ने क्या किया, इसको 5 लाख रुपए दे दिए और कहा कि रिमेनिंग मैं कब दे दूंगा, संडे को दे दूंगा। तो ए ने भी क्या किया, इसको पोजीशन दे दिया बी को और कहा कि एग्रीमेंट बन जाएगा जब तुम मुझे है ना पूरे पैसे दे दोगे। तो यहाँ पे दोनों के पास क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है कि ना, इसको 5 लाख रुपए देने और इसके क्या है, एग्रीमेंट बनवाना है। तो इसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ खास नहीं है ना, एग्जीक्यूटेड दोनों की ऑब्लिगेशन कंप्लीट, यूनिलेटरल एक की ऑब्लिगेशन पेंडिंग, बाइलेटरल दोनों की ऑब्लिगेशन पेंडिंग। बिल्कुल सिंपल है। तो हमने देखिए क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशन, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, और एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, कंपैरिजन पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीडियो में हम किस किस चीज़ की बात करेंगे, एक तो कंसीडरेशन की बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो फ्री कंसेंट है, कंसेंट की डेफिनेशन, फ्री कंसेंट, कोर्जन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये इतने टॉपिक्स अपने क्या है बचे हुए हैं। तो हम है ना जो नेक्स्ट वीडियो में लगभग इसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसके जो भी यहाँ पे रह गया होगा छोटा मोटा, उसको हम
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस में हम ले लेंगे, जैसे कि हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इसको पढ़िएगा एक बार 2 बार, बहुत इजी है। कंसेप्ट बनाएंगे ना आप इसमें तो आपको याद हो जाएगा। रटने का कोई इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें रटने के लिए सेक्शन है वो तो आपको रटने, उसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन बाकी इसमें कुछ ऐसा रटने का है नहीं। अगर आप इसको दिमाग में फिट बैठा लेते हैं, जनरल लाइफ में अगर इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत इजी है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।